कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सखियों, श्रोताओं और सभी सुनने वालों का स्वागत है जी। स्वागत है और स्वागत करते हुए नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार सबको यथा योग्य, जो बराबर के हैं उन्हें नमस्कार, छोटों को प्यार, स्नेह और अविरल स्नेह। और हमें क्या हमारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए वो सब प्यार में जो अविरल लिखा था ना, बोला हमने जो अविरल वाला, हाँ वो अविरल स्नेह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम सबसे छोटी बिटिया हो जी। सबको पता है, सब लोग इसीलिए तुमको छोटी बहन छोटी बहन छोटी बहन कहते हैं। और हमारा तो बाल तुम देख ही रही हो, सफेद हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम में क्या क्या हम बताने वाले हैं वो तो बता दो। तो आज हम सखी विशेष में हीराबाई बड़ोदेकर की बात करेंगे, जो गायक से जुड़ी हैं। गायिका थी वो, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उनके बारे में जो हम बताने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस है आज, तो इस बारे में भी बातें करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं। इसके साथ साथ अन्न का जो दाना है वो कितना महत्वपूर्ण है और कैसे उसे बचाना है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे जी। और घूमने चलेंगे भोपाल। तो ये तो वर्ल्ड फेमस है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी अनोखी जगहें हैं जहाँ चलो तो बस मन खुश हो जाता है। ये तो बिल्कुल बगल में है अपने। चलेंगे, हम घूमने चलेंगे। पहले सब चीजें बता देंगे और उसके बाद फिर अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर उठाएंगे और चले जाएंगे। हाँ, यही हम कह रहे हैं। नेहा बिटिया बहुत समझदार है, छोटी जरूर है लेकिन समय पर इन सब चीजों का ध्यान रखती हैं। और आप सब भी ख्याल रखिए। फिलहाल हमने जो ख्याल रखा है वो ये कि गायकी के बारे में कुछ बातें कर ली जाए। जैसे कि देखो नेहा, ऐसा होता है ना कि संगीत में अलग अलग घराने हैं, सभी जानते हैं। और उन घरानों की सबकी, अब जाहिर है कि घराना है तो कुछ तो अलग अलग पहचान होगी, कुछ विशेषता है। और ऐसी ही एक विशिष्ट घराने की बात आज हम करने जा रहे हैं, उनकी गायकी की। और उनमें जो गायिका हुई हीराबाई बड़ोदेकर की, किराना घराने की सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर। इनके बारे में जाने उससे पहले हम इनकी कुछ उपलब्धियों का जिक्र कर लेते हैं ना। सबसे बड़ा सम्मान उन्हें मिला जब भारत को स्वतंत्रता मिली, और इस दौरान 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले में ध्वजारोहण के समय उन्हें राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने के लिए बुलाया गया था। बताइए कितनी अच्छी बात है। और प्यारी बुआ, जैसे आपने घराने की बात की ना, तो हर घराने की कोई ना कोई खासियत तो होती है। तो जो किराना घराना है या किराना घराने की जो गायकी है, उसकी खासियत है कि उसमें स्वरों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कोई भी एक स्वर हो तो उसको ले लिया जाता है और उसे बिल्कुल अच्छी तरह से साधा जाता है और उसमें पूरी तरह से ध्यान लगाया जाता है। और जिनकी आज हम बात करें हीराबाई बड़ोदेकर की, तो उनकी एक खूबी थी कि वो तार सप्तक के साज होते थे उसे बखूबी लगाती थी। बहुत मुश्किल काम, लेकिन बखूबी लगाना और जैसे तुमने कहा ना साधना, उस पर टिके रहना सच में मुश्किल काम है ना। लग तो जाता है बहुत क्षण भर के लिए, जिसको कहना चाहिए 0.0001 सेकंड के लिए लेकिन उस पर टिके रहना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए शायद हीराबाई बड़ोदेकर का इतना नाम। और ये जो उनको तार सप्तक का सा को जो ये बखूबी उन्होंने साधा था, ये उनकी पहचान भी बन गई थी। और इसके जरिए ही उन्होंने कई बार अपने जो गायकी के जरिए भी उन्होंने अपने घराने को काफी प्रसिद्धि दिलाई और एक चर्चित नाम रही वो। बिल्कुल यूं ही तो नहीं बुलाया गया 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर, है ना। तो इस तरह से जब हम कोई एक चीज साध लेते हैं तो कैसे उसमें पारंगत हो जाते हैं और फिर वही हमारी पहचान बन जाती है। और 1905 में हीराबाई का जन्म हुआ था। वो किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खां और ताराबाई माने की बेटी के रूप में जन्मी और उनका नाम रखा गया चंपाकली। उनके पिता बड़ौदा के राज गायक थे और उनकी माँ बड़ौदा की राजमाता के भाई की पुत्री थी। हीराबाई की माँ ताराबाई भी उस्ताद अब्दुल करीम खां की शिष्या थी और शिक्षा लेते हुए ही उन्होंने अपने गुरु के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया और इसी के कारण उन्हें अपना राज छोड़ना पड़ा और वो दोनों मुंबई आ गए। जी। और यहाँ उनके 2 बेटे हुए, अब्दुल रहमान और कृष्णा। साथ ही 3 बेटियां हुई जिनका नाम था चंपाकली, गुलाब और सकीना। लेकिन इन 5 को बाद में जाना गया अलग नाम से। जी। तो उनको नाम मिला सुरेश बाबू माने, कृष्णा राव माने, हीराबाई बड़ोदेकर, कमलाबाई बड़ोदेकर और सरस्वती बाई राणे। और हीराबाई जी की बहन थी सरस्वती जी, जो सबसे छोटी थी उनके साथ उन्होंने कई कार्यक्रम किए। हीराबाई ने छोटी उम्र से ही संगीत के कार्यक्रमों में शिरकत करना शुरू कर दिया और वो महज 15 साल की थी जब उन्होंने पहली बार केसरबाई केरकर के संरक्षण में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 15 वर्ष। उनके गायन की खूबी यानी कि तार सप्तक से सा को साधना बता ही हम चुके हैं, तो किस तरह से साधती थी और एक उन्होंने अपनी कहना चाहिए कि उसमें महारत हासिल कर ली, प्रवीण हो गई उसमें। और हीराबाई बड़ोदेकर ख्याल, गायन, भजन, ठुमरी और
मराठी नाट्य संगीत में भी बहुत सधी हुई थी और वे पहली ऐसी महिला कलाकार थी जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं नेहा कि उन्होंने महिलाओं के गायन के कार्यक्रमों को शुरू किया। एक तरह से कहना चाहिए कि तब तक महिलाएं इतना मंच प्रस्तुति या इस तरह से नहीं आती थी और उन्होंने उसको बिल्कुल साध लिया और चर्चित नाम हुई और इस घराने को प्रसिद्धि दिलाई महिला के रूप में। और प्यारी बुआ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हीराबाई निश्चय ही पहली ऐसी महिला कलाकार थी जिन्होंने भारत में टिकट वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की महिलाओं के लिए। क्या बात है। और उनकी आवाज का ऐसा जादू था, जो कार्यक्रम हर बार पूरे दर्शक भरे होते थे और उनकी आवाज़ में मिठास तो थी ही और बेहद नाजुक मिजाज भी था और उनकी आवाज़ लोगों को एक तरह से शांति भी देती थी, भावनात्मक रूप से बांध भी लेती थी और उनकी खासियत थी एकदम स्पष्ट थी उनकी आवाज़ और सधी हुई थी। क्या बात है। इसके कारण जो भी संगीत प्रेमी थे वो उन्हें सुनने के लिए लालायित रहते थे और हर बार शो की टिकट पूरी बिक जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। और लोगों के बीच में शास्त्रीय संगीत की पहचान बनाने वाली हीराबाई ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने बड़े भाई सुरेश बाबू माने से ली और बाद में वो अपने चाचा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान की शिष्या बनकर किराना घराना की बारीकियां सीखने लगीं और छोटी उम्र में ही रिकॉर्डिंग कलाकार बन गई थीं। बाद में उन्हें मतलब रिकॉर्ड्स भी हुए, कैसेट के रूप में भी उनके गाने रिलीज हुए और उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया जिनके नाम हैं स्वर्ण मंदिर, प्रतिभा, जनाबाई और म्यूनिसिपैलिटी। और पद्म भूषण उन्हें मिला था। पद्म भूषण हीराबाई बर्डवेकर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया। जैसे उन्हें सरोजनी नायडू ने गान कोकिला की उपाधि दी थी और उन्हें गान हीरा की उपाधि भी मिली थी। क्या बात। साथ में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, विष्णुदास भावे पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया और इतनी सारी उपलब्धि थी, इतनी सारी प्रसिद्धि थी उनके पास, इतने गुण थे उनके जी। लेकिन फिर भी वो बहुत ही विनम्र थी और जमीन से जुड़ी हुई थी। ये भाई गांठ बांधने वाली बात है कि हम लोग कहते हैं ना कि बहुत जो जिसमें वृक्ष में फल लग जाता है वो झुक जाता है, तो ये विनम्रता ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। और लड़कियों को संगीत सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने नूतन संगीत विद्यालय की स्थापना की जिसके अंतर्गत कई नाटकों का भी मंचन हुआ। और 1989 में वो इस दुनिया को अलविदा तो कह गई, लेकिन अपने पीछे वो कई शिष्य शिष्याओं को छोड़ गई हैं जो किराना गायकी में नाम कमा रहे हैं और उनका नाम आज भी रोशन कर रहे हैं। नेहा भाई देखो, ये तो वर्ड फेमस है ना कि जो गायक कलाकार हों, चाहे लेखक हों, साहित्यकार हों, वो कभी खत्म नहीं होते। उनका बस शरीर जाता है लेकिन अपनी गायकी के माध्यम से वो हमारे बीच में रहते हैं और उनकी रागिनी जो है हमारे कानों में रस घोलती रहती है ना। प्यारी बुआ, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे सब गाना, ऐसा लगता है ये चलता रहे, बैठे रहे, आराम से सुनते रहे, है ना। नहीं, क्यों आराम से कहे सुनते रहे भैया, पनघट पे नहीं चलोगी? पनघट पे तो जाएंगे लेकिन वो तोड़ देंगे ना, कगरिया तोड़ देंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आज हम तो भोपाल चलेंगे ना। चलो, तो मैं बहुत सारे पनघट मिल सकते हैं, झीलों का शहर है, इसीलिए ये गाना बजाया गया लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल जो ऐसा ना कि समय के संग खिलवाड़ करना भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। जी बिल्कुल। और समय ये कहता है कि बेवजह की बातें नहीं करके विषय पर आइए, तो इसलिए हम वो भ्रष्टाचार छोड़कर विषय पर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार जो है एक गंभीर समस्या तो है ही, आप सब इससे रूबरू जरूर होते होंगे और बार बार कहा जाता है कि भ्रष्टाचार न करें, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम खुद क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर क्या है और कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ हम खुद भी कर रहे हैं जी, और वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है। ये हम नहीं सोच पाते। जैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कई बार बच्चों को जो हम लालच देते हैं वो भी भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं आप ये करेंगे तो हम आपको चॉकलेट ला कर दे देंगे। अभी हम जा रहे हैं बाजार, बेटा हम लौट कर आएंगे ना तो तुम्हारे लिए हम टॉफी लेकर आएंगे। तो हम उसकी आदत डाल रहे हैं कि भाई अगर कुछ भी करना है या उसके संग मतलब कहीं ना कहीं हम इसको बार्गेनिंग कह सकते हैं या एक दलाली टाइप की चीज़ कह लो, या ये करोगे तो ये करेंगे, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम आम जीवन की अगर बात करें तो समय नष्ट करना या हम कार्यालय में काम कर रहे हैं वो उसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो मुद्दे तो आपको सब पता है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए? जी, रोका कैसे जाए इस पर तो हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस जो आज मना रहे हैं उसको मनाने का जो फैसला लिया गया था वो 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र के महासम्मेलन में लिया गया था और इसके द्वारा लोगों को भ्रष्टाचार से बचिए और क्या चीज़ें भ्रष्टाचार हो सकती हैं वो बताने की कोशिश की गई थी। और इसे बचने के तो तरीके बहुत सारे हैं। पहले तो
वही जो तुमने कहा कि बचपन से इसका बीज न बोएं, बचपन से बीज ना बोएं, बचपन से बच्चों को बताएं कि कोई चीज, अगर किसी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है कि ये काम इतनी देर में होता है, तो अगर वो आपको कोई बच्चा भी मान लीजिए कहता है कि अगर तुम ये कर दोगे या मैं आपका ये काम कर देता हूं, आप मेरा वो काम कर दीजिए, तो इस तरह से जो अदली बदली की चीजें हैं वो ना करके उसी चीज को किसी अलग तरीके से बता सकते हैं कि भाई थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, 2 मिनट रुकिए, 3 मिनट रुकिए, तो उनके अंदर एक धैर्य आएगा जो धैर्य हमारे अंदर कई बार नहीं रहता। हमें कोई काम करवाना है किसी से, हम कहते हैं कि अच्छा आपको वो 100 रुपए दे रहा, हम 200 देते हैं, हमारा काम पहले कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो धैर्य वाली आदत अगर हम डाल देंगे तो इस तरह से नहीं होगा कि हम किसी चीज को बाईपास करके या जल्दबाजी में कोई काम करना चाहेंगे। और ये जो है किसी भी चीज के लिए जो जितना समय चाहिए उसको पूरा समय देना चाहिए। और बच्चों को ही बात करेंगे अगर हम, तो उन्हें भी ये बताना चाहिए कि बेटा ये काम इतने ही समय में होगा, प्रतीक्षा कर लो तुम, और इसके लिए जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीज हम डालते हैं। उसके बाद एक बात और है कि आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी जब हो जाते हैं तब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए आप येन केन प्रकारेण जो है वो आप चाहते हैं इधर से भी पैसा आ जाए, उधर से भी पैसा आ जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं है मूल में, जिसकी वजह से हम भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होते हैं। हम गलत आचरण को अपना लेते हैं। हमें लगता है कि ठीक है हम किसी का ये काम कर सकते हैं, और मतलब हमारी जो पद या प्रतिष्ठा होती है उसके दम पर हम ये सोचते हैं कि हम ये काम इनका करवा सकते हैं, और हम करवा देते हैं, और उसके बदले कोई लाभ हम ले लेते हैं। बिल्कुल, ये लाभ हुआ, या यूं कहें कि जो हमें उपहार स्वरूप कुछ मिल जाता है। कभी कभी वो सीधे सीधे, आमतौर पर भ्रष्टाचार हम सोचते हैं सिर्फ नगद लेना ही भ्रष्टाचार है, कोई धनराशि लेना ही भ्रष्टाचार है, जबकि अगर हम कोई उपहार लेते हैं वो भी भ्रष्टाचार है। या आप कहीं कुछ और गलत काम कर रहे हैं, या गलत होते आप देख रहे हैं मौन रूप से, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल होता है। आप ये मत कहिए कि हमने नहीं लिया लेकिन क्या हुआ, मतलब हमने तो नहीं लिया ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, क्योंकि वो चीज आपके नजरों के सामने थी, और अगर आपने उसकी शिकायत नहीं की तो फिर आप उसमें शामिल हैं। अगर आपने शिकायत नहीं की मतलब आप टीम का हिस्सा हो गए, भले आपको फायदा नहीं मिला, लेकिन बिना फायदे वाले टीममेट में नहीं, ये फायदा मिला ना, आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आप सुकून से बैठे रहे, आप बस देखते रहे, साक्षी भाव से आप देखते रहे, तो ये भी नहीं चलेगा। तो जरूरत इस बात की है कि कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसके लिए सजग हों खुद भी, और उसकी शिकायत दर्ज करें, और खुद तो करें ही ना, और कहीं ना कहीं कोई कर रहा है तो उसको जरूरत पड़े तो समझा बुझा कर भी उसको रोका जा सकता है कि भाई ये गलत है, और थोड़ा कम में रह लो, संतोष कर लो जिंदगी में, चाहे वो समय का संतोष हो, पैसे का हो, या जरूरतों का हो, है ना। और पहले तो लोग शिकायत इसलिए भी नहीं करते थे कि उन्हें लगता था उनका नाम अगर सामने आ गया और किसी ऐसे व्यक्ति की वो शिकायत कर रहे हैं जिनकी बहुत पहुंच है, तो कहीं उनकी प्रतिष्ठा में नुकसान न पहुंचे इसलिए, या उनके ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए इसलिए वो शिकायतें नहीं करते थे। लेकिन अब तो कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे आप बिना नाम, अपना आपका नाम सामने भी नहीं आता और आप वो शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, वहां भी अगर गलत शिकायत कर रहे हैं तो भी भ्रष्टाचार हो जाएगा। ये बात भी सही है, इस बात का ध्यान रखना तो जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको सचमुच शिकायत करनी है तो जैसे नेहा तुमने कहा ना, बिल्कुल सही बात है कि इस बात में आप जागरूक हो जाएं, आप लिखित आप अपने, लेकिन आपको अपने नाम से करनी होगी शिकायत, क्योंकि अगर आप किसी नाम से नहीं करेंगे, गुमनाम करेंगे या अनाम करेंगे, तो वो शिकायत ध्यान नहीं दिया जाता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो नाम से करिए, और अगर आप उसमें लिख देते हैं कि हमारा नाम गुप्त रखा जाए तो उसको गुप्त ही रखा जाता है। तो कुछ तो अच्छे नियम हैं, उनका सदुपयोग होना चाहिए, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अगर मुक्त रहेगा तो विकास जो है हमारे देश का बहुत अच्छा होगा। इससे बात आ रही है तो देखो एक बात और याद आ रही है नेहा, कि टैक्स हम नहीं देते समय से, या बिजली कहीं ना चाहते हैं कि बिजली जो हमारी कटौती हो जाए, कहीं ना कहीं मीटर धीमा चले तो हमें बिजली की बिल कम देना पड़े। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, या हम कुछ चीजों का जैसे कि दुरुपयोग करते हैं, पानी अनावश्यक बहाते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार में शामिल है। और अगर आप उतनी कमाई कर रहे हैं कि आपको इतना टैक्स देना चाहिए, देश की प्रगति के लिए काम आता है वो टैक्स आप जो देते हैं, तो अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं, आप किसी तरह से अपनी आय छुपा रहे हैं, आप किसी तरह से आय का पता ना चले इसलिए बैंक में नहीं ले रहे हैं, आप सीधा कैश ले रहे हैं, तो वो फिर वो काला धन जमा हो जाता है आपके पास, फिर वो भ्रष्टाचार का हिस्सा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इन्हें किस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। बिल लेते हैं, अगर आप बिल नहीं लेते हैं, कोई ये बात बिल्कुल सही है, तो वो व्यक्ति आपका बिल नहीं है
तो उसने उसका अगर मन करे तो वो उतने पैसे को अपनी कमाई में नहीं बताएगा। नहीं, मन करे क्या, वो उसका मन नहीं है तभी तो उसने बिल नहीं दिया आपको। जी, वो भी बात है। तो आप सीधे नहीं अपना टैक्स बचा रहे हैं, लेकिन किसी और की बचाने में मदद कर रहे हैं। तो भाई ये तो वर्ड फेमस है कि अपना सब काम, जो भी नियम कानून सरकार बना रही है, प्रशासन बना रहा है, उसके अनुरूप हम चलें। और नेहा बिटिया ने पहले ही कह दिया, मास्क पहने, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और साफ सफाई से रहें। हमें बताइए कि हम कौन कौन से भ्रष्टाचार करते हैं। करती हो तुम? करती अच्छा, चलिए गिनते हैं हम। और आप जो आपसे हम हमेशा लड्डू मांगते रहते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में आ रहा है ऐसा लग रहा है। चलो हम वो तो बताएंगे, लेकिन हमारे साथी भी बताएं कि और क्या क्या हो सकता है हमारे आसपास। तो ये तो भैया वर्ड फेमस है कि हमारे यहाँ जो गीत बजते हैं बड़े मीठे प्यारे होते हैं, और जो नेहा बिटिया चुन के लाती हैं वो तो और ही बढ़िया होता है। लेकिन ये बताओ कि भ्रष्टाचार की बात तो हम बाद में करेंगे, एक और भी एक्ट आया 2013 में, वो बताओ कौन सा था? ये हम सोचते हैं, हम बताते हैं, ऐसा अभी पता तो है। वो एक्ट ऐसा है कि अगर उसको उसकी जरूरत न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर में अपनी बहनें, माता जो हैं, बेटियां हैं, उनके प्रति बचपन से लड़कों के मन में खास तौर से वो सम्मान का भाव रखें हर स्त्री के प्रति। तो इस एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बन तो गया है, ठीक है, वो रहेगा किनारे। सोचना तो थोड़ा सा, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिलहाल हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है अन्न के बारे में, तो वो एक दो बातें बता देते हैं। जी बिल्कुल, अन्न के बारे में जैसे हम बातें करने वाले हैं, वैसे बोला जाए तो हमारे साथी जो है सब कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, अच्छी बातें उनकी जो होती है हम तक पहुंच जाती है, और ऐसा लगता है कि विषय के आसपास पहुंच जाते हैं वो भी। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लिखते हैं। कुछ लोग तो ऐसी कवित्व के रूप में लिख देते हैं कि बस दिल तक बात पहुंच जाती है ना। तो पहले हम बताएं कि आप बताएंगे? बताइए। अभी तो देखो 10-20 करने का समय नहीं है, इसलिए तुम बताओ, शुरू करो, क्योंकि तुम्हें सवाल का जवाब भी याद करना है। जी। तो एक हमारे साथी ने लिखा है कि एक ऐसा वायरस है जिसने सालों से बहुत लोगों की जान ली है। उस वायरस को भूख कहते हैं और इसका टीका भोजन है, तो खाना बर्बाद न करें। क्या बात है, कितने अच्छे ढंग से इन्होंने ये बात समझाई है। भाई हम सलाम करते हैं आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस बात को 2-3 लाइन में कह दिया है जी। और इसका महत्व तो सभी समझ गए होंगे। और वैसे भी अन्न की जब बात आती है तो ये बात सच है कि भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो सच बात है कि अगर देश में अनाज उगाया जा रहा है, उसमें इतनी मेहनत लगती है हमारे किसान भाइयों की। और सच बात है, अन्न को वैसे भी सोना कहा जाता है, इसीलिए नहीं कि सिर्फ वो गेहूं जो है कि बालियां जो है वो सोने जैसी दिखती हैं, है ना, बल्कि सच में उसको उगाने में जो मेहनत लगती है वो वाकई बहुत ज्यादा होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी उसे उगाते हैं या घर में जो खाना बनता है, ये सारी चीजों में उन्होंने जो जिस तरह से वो तपते हैं, तो उनकी जो ताप है उसके लिए, और जिस तरह से अनाज पकता है उसको भी जो सारे गुण मिलते हैं उसके, वो सोने की भांति ही होता है। बहुत ही कीमती है हम सभी के लिए, बेशकीमती। अगर एक एक दाना भी हम उसका खाते हैं तो हमें जो ऊर्जा मिलती है या जो भी हमारा फायदा होता है, वो अगर देखा जाए तो हर दाना जो है वो बहुत ही कीमती है। तो भाई इसके महत्व को समझना होगा, और दाने के महत्व को तो हम समझेंगे। लेकिन अभी तुम बताओ, तुमसे हमने क्या सवाल किया 2013? जी, आपने 2013 में जो हमसे सवाल किया है वो है, नहीं सवाल आज किया है, 2013 का सवाल है। 2013 के बारे में जो सवाल आपने किया, वो एक्ट एक पास हुआ था, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी काम कार्य क्षेत्र में जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, वो उसके लिए ये एक्ट बना। और ताकि जो हमारी जो भी स्त्रियां जहां काम कर रही हैं, किसी भी कार्यालय में हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, या यहाँ तक कि जो घर में हमारे सेविकाएं आती हैं, उनके साथ भी अगर किसी तरीके का यौन उत्पीड़न होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर नेहा ऐसा है कि जो भी बहनें हमारी काम करने निकली हैं, वो जहाँ पर काम कर रही हैं वो सुकून से काम करें। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि सुकून से काम करेंगी तो जाहिर है कि उनका जो परिणाम है, जो भी कार्य का परिणाम आएगा, वो 100% दे पाएंगी। बिल्कुल, है ना। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो अच्छी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में काम नहीं कर पाती, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन पर बुरी नज़र डालते हैं, या किसी तरह से उन्हें गलत तरीके से छूना है, या किसी बेवजह अपने आसपास उन्हें बुलाना या काम करवाना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें वो असहज महसूस करती हैं और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो ऐसे में वो एक तनावग्रस्त रहती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। बिल्कुल, और बल्कि यूं कहें कि असहज क्या, बिल्कुल तनाव में रहती हैं हर वक्त, और हर समय उनको अपनी सुरक्षा पर, अस्मिता पर खतरा मंडराता रहता है। तो ऐसे में जाहिर है कि वो घबराई रहती हैं, उसकी वजह से और सारी बीमारियां भी होती हैं। तो इन सब को देखते हुए
कार्यस्थल पर वो सुरक्षित महसूस करें, ये ऐसी बनाई गई है। और कार्यालय में जहाँ पर भी 10 से ज़्यादा महिलाएं हैं वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें पुरुष भी सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, उसके साथ साथ महिला सदस्य होती हैं, हर कैडर से होती हैं, और उसके साथ में एक ऐसे बाहर वाले को भी उसमें आमंत्रित किया जाता है समिति में ज़रूरत पड़ने पर, ताकि निष्पक्ष हो, क्योंकि कार्यालय की बात होती है तो अक्सर निष्पक्ष नहीं हो पाता है मामला, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को भी एक उसमें आमंत्रित सदस्य रखते हैं, ताकि जो भी निर्णय हो वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, और जो भी महिलाओं के प्रति उनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत है, वो सब सामने आए, और जो भी तंग कर रहा है उनको उसको सही सज़ा मिले या सबक मिले। तो इसके लिए लेकिन नेहा, जैसे हमने भ्रष्टाचार की बात की कि कैसे रोका जा सकता है, तो इसके लिए जैसे हमने शुरू में ही कहा कि घर में शुरू से ऐसा रखा जाए कि स्त्री है, चाहे वो छोटी बहन है या पड़ोस की लड़की है या कोई भी है, शिक्षिका है हमारी, जो भी हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव अपने घर में लड़कों को देना ही चाहिए जी, ताकि उनके साथ जो अगर दुर्व्यवहार हो रहा है उसे वो आम ना माने, उन्हें पता रहे कि ये जो चीजें हो रही है वो गलत हैं, और इनकी हमें किसी सबके पास जाकर के हमें बताना है कि भाई ये गलत चीज है। जैसे अन्न के दाने की बात कर रही थी, तो उसके बारे में आपने विस्तार से कुछ बताया नहीं हमें। अच्छा, सब हम ही बताएं तो और क्या, अच्छा लगता है ना आप जब बताती हैं। अब हम बताएंगे तो सब ये सोचेंगे कि भाई ये बड़ी छोटी होकर, छोटी बहन बोलते हैं, आप खुद बता रही हैं, विद्वान ज्ञान बांट रही है, देखिए। लेकिन ऐसा है कि हमारे साथी जो लिखकर भेज रहे हैं उन्होंने लिखा है कि भोजन, पानी और मनुष्य की जो है ना ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा, है ना, मूलभूत ज़रूरत है, और इसको बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संवेदनशील होना ज़रूरी है, ताकि अन्न जल की बर्बादी रुके और भविष्य में जो है खाद्य संकट न आए। और रोटी बैंक जैसे संस्थाएं जो हैं वो मुंबई में हैं और शहरों में भी होनी चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, और संकट की बात जो है वो बिल्कुल सही है कि अन्न जो है उसके बगैर जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती, तो एक एक अन्न के दाने के महत्व को हमें समझना होगा। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, अब जैसे अब ये नया माहौल निकला है, देखिए ये बोलते हुए ऐसा लगता है कि हम बहुत पुराने हो चुके हैं प्यारी बुआ, ऐसा तो हमें ऐसा ना कि हम अपनी पीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कर रही हो तुम? किस पीढ़ी की बात कर रही हो? थोड़ी सी और नई पीढ़ी की बात करें, जिनके लिए हम भी ऐसे प्यारी बुआ टाइप हैं। अच्छा, तो हाँ, उनकी तुम भी हो किसी की प्यारी बुआ? वाह वाह, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद। और हम उनकी बात करें तो वो आजकल के जमाने की जो वो पीढ़ी है जो ऑनलाइन खाना मंगाती है। अच्छा, तो वो एक बार खाना अगर घर में बन गई लौकी की सब्जी, तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या लौकी मंगाया है, खा के देखा, छोड़ दिया, और वो मंगा लिया उन्होंने, कुछ पिज्जा बर्गर कुछ भी ऑर्डर कर लिया बाहर से। फिर तो अगर मान लीजिए वो भी पसंद नहीं आया तो कुछ दूसरी चीज ऑर्डर कर ली, उसे भी छोड़ दिया। तो एक साथ अन्न की जो बर्बादी है इस तरह से वो आराम से कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास सुविधा है, हमारे पास पैसे हैं और हम आराम से मंगवा सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो मम्मी पापा के पैसे उड़ाए जाते हैं। तो जी हाँ, मिलते हैं ना, तो इसलिए हमारे लगते हैं, हमें भी हमारे लगते हैं वो। हाँ, तुम्हें भी तुम्हारे लगते हैं, वो हमें पता है। हम तुम्हारी शिकायत बाद में बताएंगे अपने श्रोताओं को। लेकिन हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा। और कभी कभी तो लौकी नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज भी बनी हो तो भी बस बाजार का खाने का मन है, और वो पसंद आए या ना आए। जैसे हमें 2 बर्गर अगर खाना है या 2 ही सदस्य हैं, 2 को खाना है, फिर भी लगता है कि वो आने में इतना समय ले रहा है, 40 मिनट 50 मिनट, तो फिर कौन बुलाएगा उसको। तो ऐसा करो कि 3 मंगवा लेते हैं, तो एक अतिरिक्त तो हम पहले ही मंगवा लेते हैं। तो वो जो है कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होता है, और या तो हम खाते हैं तो भी गड़बड़ है ज़्यादा, और अगर छोड़ते हैं वो तो है ही गुनाह, बिल्कुल गुनाह ही कहेंगे इसको। इसी तरह से बुफे में भी हो जाता है। बिल्कुल, बुफे में तो ऐसा लगता है कि ये थाली है और ये लाइन है, ये लाइन में लगे हम पहली बार आखिरी बार लगे हैं। जितना खा सकते हैं उतना उठा लो, जितने गुलाब जामुन भर सकते हैं प्लेट में उतने भर लीजिए, 4 से 5, और एक टीला बना लें पुलाव का, और एक तालाब बना लें दाल का। तो इस तरह से सब्जियों का छोटा टीला, और इस तरह से टीला विला मतलब उसी में झील, पहाड़, पर्वत सब आ जाता है। मीठी झील मिल जाती है वो खट्टी दाल से, खट्टे रायते से। तो इस तरह से कुछ अजीब सा व्यंजन बना के हम पापड़ सारे मछली बन जाते हैं। जी बिल्कुल। इस तरह से जब हम इस दुनिया से बाहर निकलते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें तो ये भी नहीं खाना, हमें तो वो भी नहीं खाना, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन उस समय जब हम निकलते हैं और वहां पे घुसे होते हैं तो बिल्कुल लगता है कि हमने चक्रव्यूह तोड़ना है और उससे बाहर निकले और बड़े विजयी भाव से निकलते हैं। एक बात और बड़ी मजेदार है कि अगर 2-3
3 तरह की सब्जियां हैं, तो हमें भले ही पता है कि हम ये वाली नहीं खाएंगे, लेकिन लगता है कि हो सकता है कि हमें यहाँ के मटर पनीर न पसंद आए तो करेला ले ही लो, आज करेला भी खा लेंगे। तो जो हमें सब्जी नहीं खानी होती हम वो भी ले लेते हैं। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बात है नेहा, लेकिन वाकई बहुत गंभीर समस्या है जो हम इतना ज़्यादा लेकर आते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। कितने लोग भूख से तड़पते हैं और कभी कभी तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल खाने नहीं मिलता। और हम तो ये कहेंगे कि जो भी ऐसे बुफे वाली जब पार्टी में आप जाते हैं तो थोड़ी देर रुकिए, या फिर थोड़ी देर के बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है तो उस वक्त एक बार जाकर वहां देखिए, जब पीछे सफाई होती रहती है तो किस तरह से जूठे जो अनाज होते हैं उनकी कैसे बड़े बड़े टीले बन चुके होते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा करके सब भी छोड़ दिया होता है। और वो खाना इस तरह से, क्योंकि वो डब्बे में चला जाता है तो वो कोई खा भी नहीं सकता, वो किसी के काम नहीं आता, किसी के काम नहीं आता। इससे बेहतर एक बात और है, ये तो हो गई कि व्यक्तिगत तौर पर कि हम ज्यादा ले ही ना, एक ही सब्जी लेकर और निकल आए। जितनी आपको पूरी लेनी है, जो भी लेना है, रोटी सब्जी जो भी जितना लेना है आप लेकर निकल आए। दोबारा आप फिर लाइन में लग सकते हैं। जब एक बार आप विजयी हुए हैं तो दोबारा भी आप होंगे, ये आत्मविश्वास रखें। हर करीब तकरीबन हर पार्टी में ये एक आपसी समझ होती है कि जिसने एक बार खाना ले लिया वो दोबारा लेने जा रहा है तो उसे लाइन नहीं लगानी पड़ती। हाँ, ये वो सीधे वहीं पहुंचकर वहां से ले लेता है और उसको थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, क्योंकि वो एक सामान लेंगे और निकल के हट जाएंगे। वैसे भी एक बार तेजी से भीड़ का अंबार आता है, जैसे तूफान सा आता है ना, तो अगर उस तूफान को आप निकल जाने देंगे तो आप बड़े आराम से अपनी पसंद की चीजों को लेंगे और इत्मीनान से खा सकेंगे। तो ये तो हो गई लेने की बात। लेकिन वहीं पर जब पूरा खाना सबने खा लिया, चलिए आप सबको नहीं रोक सकते, लेकिन आपके घर में कुछ इस तरीके का उत्सव है और आपने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया है तो खाना बहुत बचता है नेहा। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर के 2 सदस्य उठें और वो सारे सामान को लें और किसी ऐसी बस्ती में चले जाएं जहां कुछ लोग अभी भी भोजन का इंतजार कर रहे हैं, वहां जाकर उसको बांट आएं आप, है ना? और जाने में भी अगर आपको आलस आ रहा है या कोई काम इतना ज्यादा है कि आप नहीं जा सकते किसी तरह, तो वहां अगर आप पहले से बोलकर आ जाएंगे कि इतने बजे के आसपास आप आ जाइएगा, तो वो खुद भी आ जाते हैं लेने के लिए। और कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो खुद उन्हें सिर्फ एक फोन करने से वो आ जाती हैं और अपने बर्तनों में वो चीजें ले जा करके वो बांट देती हैं। ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही बिटिया, लेकिन एक बात ये, क्या हम लोग ऐसी संस्था नहीं बना सकते? इस पर भी विचार कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, खुद स्वयं सेवी बने और आप लोगों को ऐसे नंबर दें अपने, और इस तरह से सेवा भी शुरू की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई संस्था आप बनाएं, कहीं नाम दर्ज हो आपका, कहीं रजिस्ट्रेशन हो, आप ऐसे भी समाज सेवा कर सकते हैं। क्या बात है, यही तो हम कह रहे हैं नेहा। देखो हमारे सब साथी इतना बढ़िया लिखकर भेज रहे हैं। इन्होंने 2 लाइन लिखी है, उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। है तो बहुत, बार बार हमने इन लाइनों को सुना है, लेकिन महत्व तो बहुत है इसका। और याद कर लिया जाए तो शायद बहुत सारी जगहों पर हम सुधर जाएं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि दाना अन्न का उपजा, जब किसान की कड़ी मेहनत से, तब मेरा पेट भरा। उस अन्नदाता की मेहनत और मोल इतनी ज्यादा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अन्न का कोई मोल नहीं, वो अनमोल है, जिसमें किसान का पसीना, किसान की मेहनत, किसान का समय, किसान की उदारता, किसान की आशा की किरण उस अन्न के दाने में छुपी हुई है। ऐसे मेहनत के भगवान को मैं सिर्फ मेहनत का भगवान नहीं मानता, सचमुच का भगवान मानता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बहुत सही आपने कहा। तो ऐसे भगवान की जो मेहनत है, श्रम है, हम उसको नमन करते हैं, तो जाहिर है कि हम अन्न को भी नमन करेंगे और अब उसे नाली में नहीं जाने देंगे। इसके लिए फिर बात आती है नेहा बिटिया कि बचपन से बच्चों की आदत डालनी चाहिए कि घर में वो चाहे जो भी हो जाए, अपनी थाली में एक भी दाना जो है वो छोड़ेंगे नहीं, है ना। अगर वो आदत पड़ जाएगी तो शादी ब्याह में भी जाएंगे, किसी उत्सव में भी जाएंगे तो थाली में उतना ही लेंगे जितना उन्हें खाना है। बचपन से जो आदत पड़ती है वो आदत बस जाती है मन में। बिल्कुल। तो अगर हम फिर कुछ छोड़ते हैं तो हमें बड़ी बेचैनी सी लगती है कि हम कैसे छोड़ रहे हैं। और जब हम खाना लेते हैं तो उसे हाथ जोड़ कर लेते हैं, या छोड़ भी रहे हैं तो फिर हम उनके हाथ जोड़कर छोड़ते हैं। तो बहुत ही मुसीबत या बहुत ज्यादा ही किसी ने डाल ही दिया जबरदस्ती और नहीं खाया जा रहा है, तभी वो फिर उसे छोड़ा जाता है एकदम कठिन परिस्थिति में। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं नेहा। बहुत सही तुमने बिंदु उठाया कि एक तो जबरदस्ती ना किसी को खिलाएं और ना खुद भी जबरदस्ती खाएं। इस बात का भी ख्याल रखें और मौका मिल जाए तो घूमने चले जाएं। तो घूमने जाएंगे हम भोपाल, जो कि है मध्य प्रदेश की राजधानी। ये शहर बसाया था राजा भोज ने और उनके नाम पर ही भोपाल नाम शहर को मिला। ये एक नेहा ऐसा शहर है जहाँ देखने के लिए कई अच्छी जगह हैं। सब कुछ विस्तार में बताएंगे, कुछ के बारे में संक्षेप में, क्योंकि भाई हम जो चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें सब बता दी जाए, है ना।
क्योंकि ज्यादा बता देंगे तो फिर घूमने जाएंगे तो ऐसा लगेगा इतना बताया था लेकिन ये तो इससे ज्यादा अच्छा है, या इतना ज्यादा बताया था ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारी बुआ, इसलिए हम कम बताएंगे। और जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन उसमें सबसे मशहूर है भोजताल या बड़ा तालाब। तो भोपाल शहर भी इसी तालाब के किनारे बसा हुआ है और यहाँ राजा भोज की मूर्ति भी है और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है क्योंकि यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था है, तो आप वो पैर से पैडल चलाकर जो बोटिंग कर सकते हैं। और इससे लगा हुआ कमला गार्डन आपका मन मोह सकता है। और साथ ही साथ लोअर लेक भी एक जगह है जो भी बहुत खूबसूरत है। और अच्छी बात यह है कि इसके आसपास बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, तो वहाँ भी हम घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन पेडल बोट की जो तुमने बात की थोड़ा सा मन दुखी हो गया, बड़ा घुटने में दर्द हो जाएगा, लेकिन चलो इतिहास होते हैं ना, तो फिर एक पैर चलाएगा और एक वो बताएगा, मतलब दोहरी मेहनत करोगी तुम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ही चलेंगे क्योंकि इसका जो है ना भोपाल में दर्शनीय स्थलों की अगर बात करें ना नेहा, तो इसका इतिहास भी बहुत समृद्ध है। कहा जाता है कि ऐसी जगह रही जहाँ महिलाओं की हुकूमत रही। यहाँ कोई महल भी है जिसका कई महल हैं जिनका आनंद लिया जा सकता है। मुख्य महल की बात करें तो 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रानी महल की खूबसूरती तो भाई देखने लायक है। 3 मंजिल ऊंचे इस महल में गाड़ी से आया जा सकता है। देखा, सुन लिया महल ने, और वहां तक गाड़ी जाएगी। महल के बीच में फुहारा है और उद्यान भी है, तो बहुत सुंदर लगता है। और गौहर महल है भोपाल में, रानी कमलापति महल है, ताजमहल पैलेस भी यहाँ पर है जहाँ कई बीती समय में क्या क्या हुआ ये सब हम देख सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं। और कई प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर, बिरला मंदिर है, भोजपुर मंदिर है, गुफा मंदिर है और एक कर्फ्यू वाली माता का मंदिर भी है जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। क्या बात कि वहाँ पर बहुत सारी जो मूर्तियां हैं, बहुत सारे जो सामान है वो सोने के हैं। और मस्जिदों की बात की जाए तो मोती मस्जिद बहुत अच्छी है, कहते हैं वो देखने में भी बिल्कुल सफेद है, मोती के समान, इसीलिए नाम पड़ा है। जी, जामा मस्जिद भी देखने जाते हैं लोग वहाँ। अब देखो, तुम्हारे ये कहने से तो ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक स्थल है, झीलों के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन भाई नेहा बिटिया की बातों में मत जाइएगा श्रोताओं आप, क्योंकि यहाँ पर और भी दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि वन्य जीवों को देखने के लिए कई उद्यान हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है वन विहार नेशनल पार्क। यहाँ हिरन, सर्प, तितलियां, इन सब के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। चिनार पार्क भी है, अपनी ही तरह का इकलौता पार्क है जहाँ बची हुई चीज़ों से, कबाड़ से बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि डायनासोर, हिरन और भी तरह तरह की चीज़ें। बाकी भैया आप जब जाइएगा तब देख लीजिएगा। तो बुआ जी ऐसे ही हमें लगेगा जब हम भोपाल जाएंगे। तो कहाँ दूर कहाँ है बिटिया? ऐसे अच्छा लगता है ऐसे बोलने से। वैसे तो आजकल कुछ भी दूर नहीं रह गया। अच्छा, भोपाल भी खुश हो जाएगा कि अच्छा बड़े दूर से लोग आए हैं। वाह, ये आइडिया बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो, वो असल में इसमें कहते हैं ना लाए हैं खजाने, तो भोपाल में ऐसे बहुत सारे खजाने प्राकृतिक रूप से हमें देखने मिलेंगे। जैसे कि ट्री हाउस में रहने का बचपन से हमारा बड़ा मन था, तो अगर हम जाएं भोपाल में, जो तुम कपड़े से बनाती थी। हाँ, छोटा सा ट्री रहता था, उसके साइड में वो खिलौने, हरे रंग का कपड़ा लेती थी तो तुम्हें लगता था कि ये ट्री ही हो गया। चलो, अच्छी बात है। तो वो अगर हम असली वाला ट्री हाउस देखना चाहें तो हम भोपाल के स्वर्ण जयंती पार्क में जा सकते हैं, जहाँ जो खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ बंदर और मोर जैसे जीव भी हमें मिल सकते हैं। और इकोलॉजिकल पार्क जो है यहाँ, वहाँ जाएंगे तो जड़ी बूटियों के बारे में हमें पता चल जाएगा। हाँ। तो इस तरह से हम वहाँ जा सकते हैं। और कई संग्रहालय भी हैं इस शहर में, तो जनजातीय संग्रहालय जो है, जो कि आदिवासी लोक कला को प्रदर्शित करते हैं ना। भारत भवन संग्रहालय है, गोलाघर संग्रहालय है, जिसकी ये इमारत जो है ना नेहा बिटिया, वो गोल है, गोलाकार है, तो उसको ऐसे ही बोलते हैं। और रिमेम्बर म्यूजियम है जहाँ भोपाल गैस त्रासदी की यादों को संजोया गया है। बिल्कुल। और मानव संग्रहालय जो है यहाँ, वहाँ तो जरूर जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और प्राचीन समय से लेकर आज तक की सारी बातें बताता है। अच्छा। बरसों पहले क्या कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती थी वो सब बताते हुए सारे उपकरण वहाँ हम देख सकते हैं। और बस्तर के राजा का रथ है वहाँ, मिट्टी के बर्तन हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, बस जाके देख लेना चाहिए हमें। अरे लेकिन एक बात और है, जब इतनी दूर जाओ ही ना नेहा बिटिया, तो शहर से बस 46 किलोमीटर दूर जो है ना, रायसेन में ना भीमबेटका भी है, वो भी जरूर देखना चाहिए। विश्व धरोहर स्थलों में से एक है भीमबेटका। जंगल के बीच बसी इस गुफाओं में प्राचीन कालीन अवशेष मिलते हैं और इन्हें नव पाषाण काल में बनाया गया था। तकरीबन 12,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ आदि मानव ने गुफा पर चित्र बनाए हैं, उसे जमाने के क्रियाकलापों को, मतलब उस जमाने की अगर हम देखें कि उस समय क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, तो उस समय के क्रियाकलापों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। पर वो जमाना भी बड़ा अच्छा रहा होगा ना, उन्हें बस कुछ नहीं करना है, खाना पीना लाना है। अच्छा। अनाज भी ज्यादा परेशान नहीं होते होंगे क्योंकि फल तोड़ लिया और खा लिया, जितना चाहिए उतना ही फल। हाँ,
हाँ। तो कच्चा खा लिए, शिकार कर लिया उन्होंने, जितना मर्जी उतने खाना खाए। नहीं, उस समय भी कुछ इस टाइप के लोग रहे होंगे जो उन्होंने ज्यादा तोड़ते होंगे, फेंक देते होंगे। हाँ, हो सकता है, इकट्ठा करने के लिए कहते होंगे तुम्हें ना मिले इससे पहले हम फल सारे तोड़ लें, कल सुबह हम क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, ऐसा सोचकर। पर ऐसा होता था कि नहीं होता था, ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ। तो हो सकता है अगर ऐसा होता हो तो गुफा पर उसका भी चित्र होगा। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ और घूम ले। जी, तो रायसेन जिले तक अगर हम चले गए हैं तो वहीं प्रसिद्ध सांची स्तूप भी है। ये एक बौद्ध स्मारक है और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष भी रखे हैं। तो यहाँ भी हम जा सकते हैं क्योंकि वहां तक गए हैं। तो बिल्कुल, तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्राचीनता के साथ साथ नवीनता को भी यहाँ सहेजा गया है। और ये तो वर्ल्ड फेमस है कि हमारे पूरे देश में ऐसी ऐसी जगहें हैं कि आप जितना भी घूमें कम है। फिलहाल भोपाल पहुंचने के लिए शहर से 12 किलोमीटर दूर राजा भोज हवाई अड्डे से भारत के हर बड़े शहर से सीधे हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता है। और रेल मार्ग से पहुंचना हो तो इंदौर है, दिल्ली है, नागपुर जैसी जगह है जहाँ से गाड़ियां हमेशा मौजूद रहती हैं। छूट तो नहीं जाती? नहीं, छूट जाती हैं अगर दौड़ दौड़ के नहीं पकड़, पानी वानी लेने चले गए कुछ, तो पहले ही अपना टाइम पर पहुंच जाना चाहिए सारी व्यवस्थाओं के साथ। और सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, अगर छूट गए तो सड़क मार्ग से चले जाएंगे फिर। और गाड़ियां खड़ी रहेगी हमारे लिए तो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है हमें, लेकिन सड़क मार्ग से भी हम जा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में जगहें हैं जहाँ घूमना चाहिए, देखना चाहिए और अपने देश के बारे में जानना चाहिए। और मौसम और हम, क्या बात है, बताओ इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जो मौसम चल रहा है इस समय, तुम उस दिन वहां वो स्वेटर जो छोड़ के आई तो वापस लाई कि नहीं लाई अपना? नहीं, वो हम वहां जाएंगे तब लेकर आएंगे वापस। अभी तब तक दूसरा है, दूसरा जब तक कहीं नहीं छोड़ते, बस ऐसे ही एक एक करके गुम होता चलेगा। और फिर कहोगे बुआ नया स्वेटर दिलवा दीजिए, नया शॉल दिलवा दीजिए। इसीलिए कह रहे थे शॉल अगर तुम रखती तो न छूटता। क्यों शॉल क्यों नहीं छूटता फिर उसको? देखो, शॉल कंधे पर रख लो, बहुत ठंड लगी तो अच्छी तरह से लपेट लो, थोड़ी गर्म मौसम लगा आपको तो एक कंधे पर रख लीजिए तो ठीक रहता है। क्योंकि आजकल का जो मौसम है नेहा बिटिया, उसमें होता ये है कि अगर आप बहुत सुबह कहीं जा रहे हैं तो ठंड बहुत तेजी से लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो आपने शॉल लपेटा चले गए। अब वहीं 11-12 बजे लौटना हुआ या 1-2 बजे लौटना हुआ तो फिर गर्मी, और जिसके घर गए आपने वहां पर एक दान कर दिया स्वेटर अपना। अच्छा, तो शॉल रहता है, वैरायटी मिल जाएगी कभी वो भी इस्तेमाल करें और कभी हमें भी नया मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ भी कोई आए तो छोड़ सकता है। हाँ, ये बात हमारे तो है। यहाँ कोई छोड़ नहीं रहा, हम याद दिला देते हैं हर बार। तो इस बार हम चुप्पी से आधे रहेंगे, पर ये भी भ्रष्टाचार में आ जाएगा फिर, तो हमें देना ही पड़ेगा। आज तो इस तरीके की बात बिल्कुल तुम नहीं कर सकती जी। लेकिन हाँ, हमारे साथी जरूर इस बात का ख्याल रखें कि जब निकले, एक बात और है, इसका उल्टा भी होता है। अगर आप दोपहर में कहीं निकल रहे हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि शाम को आपको ऊनी कपड़े की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो फिर ठिठुरते हुए घर वापस आते हैं और बोलते हैं कि आप अगली बार से लेके जाएंगे। फिर हम सुबह निकलते हैं, फिर लेके जाते हैं और इस तरह से भूल के आ जाते हैं। तो ये मौसम ऐसा है कि आप जब निकल रहे हैं तो याद रखिए कि कितने बजे आपको लौटना है, तब मौसम या तापमान कैसा रहेगा, है ना? तो कहते हैं एक शॉल अपने बैग में रख लेनी चाहिए जी। तो जब अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहां पर अगर आप शॉल उतार भी रहे हैं तो अपने बैग के अंदर ही रख लीजिए जी। तो वहीं की वहीं हमें मिल जाएगी, वहीं के वहीं मिल जाएगी। तो इस तरह से रखें क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और यही ऐसा मौसम है जब हम अच्छे से हरी साग सब्जी खूब आती है, पत्तेदार सब्जियां खाकर अपनी सेहत बना सकते हैं, सूप पी सकते हैं, खूब सलाद खा सकते हैं ना जी। सारी अच्छे फल और सब सब्जियां इस मौसम में हमें सबको मिलती है और हम अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और समय का भी हमें ध्यान रखना है बुआ जी। हाँ, लेकिन इसके संग संग ये भी कह दें कि अच्छा तो खाएं लेकिन संग में व्यायाम भी करते चलें। क्योंकि पसीना नहीं होता है और व्यायाम करने के लिए भागना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ से भागते हैं और लेते हैं सभी से इजाजत। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।